हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का ये वीडियो क्लास 12th के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जो फिक्स है कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछ लिया जाएगा। जो है इम्पॉर्टेंट 3 सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय को आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। मुझे पता है कि जो क्लास 12th बोर्ड एग्जाम है उसमें साहित्यिक जीवन परिचय पूछा जाता है, तो उन सभी पर हम पूरी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। मैं यही कहूँगा जितने भी स्टूडेंट अपने बोर्ड एग्जाम के प्रति सीरियस हैं वो इस वीडियो को अंत तक देखें और आराम से एक को नोट डाउन करते हुए चलिएगा। चलिए जी, सबसे पहली बात हम आपको बता दें कि जो क्लास 12th हिंदी है इसमें साहित्यिक जीवन परिचय पूछा जाता है, जिसमें से 2 आपको जीवन परिचय पूछे जाते हैं। एक आपको पता है, एक लेखक का जीवन परिचय पूछेगा और एक कवि का जीवन परिचय पूछेगा। इतनी बात बता दूं कि आज के इस वीडियो में देखिए, जो लेखक का जीवन परिचय है तो इनका हमने एक पर्सनली वीडियो में अभी कुछ दिन पहले ही हमने इसको करा दिया है, जो कि बहुत ही VBI है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन सभी को हमने जीवन परिचय एक वीडियो में कंप्लीटली करा दिया है। आज के इस वीडियो में हमारा कवि पर जो जीवन परिचय है, जो VBI है, इन पर हम डिस्कस करेंगे जी। जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, मैथिल शरण गुप्त जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं और रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इन चारों को आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। देखिए, मैं चाहता हूँ 3 आप अगर ये 3 भी तैयार कर लेते हैं ना तब भी 100% आपको मिलेगा। बट क्या है ना कि अगर बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते, 1% भी रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आप इन चारों को तैयार कर लेंगे, ठीक है ना। आज के इस वीडियो में हम इन चारों को साहित्यिक परिचय हम आपको करा कर देंगे, ठीक है ना। एक एक को हम बताएंगे आपको, सब्र केवल रखिएगा। और अभी तो आप 4 लिख लीजिएगा, उसके बाद आप एक एक करके याद कीजिएगा। चलिए जी, तो सबसे पहले हम आपको कराते हैं, जानते हैं कहाँ से? चलिए अंतिम से कराते हैं। सबसे पहले चौथे से हम कराना स्टार्ट करते हैं। चौथा हमारा क्या है? रामधारी सिंह दिनकर जी का। हाँ, एक और बेसिक बात है, थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन आपको बता दूं ये बातें। हाँ, इनका जो लेखक का जीवन परिचय है, जैसे यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट है: वासुदेव शरण अग्रवाल, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो यदि आप इनका तैयार करना चाहते हैं तो आपके पास देखिए क्या है, आप लिख लीजिए। सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिंदी का एक लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे जीवन परिचय पे भी वीडियो मिलेंगे, तो उसमें आप चेक कर लेंगे आप अपना कि जीवन परिचय लेखक का उसमें बताया गया है या कवि का, ठीक है ना। तो आप चेक करके वहाँ से स्टडी कर लीजिएगा। या आपके पास अगर उतना टाइम नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, लिखिएगा क्लास 12th हिंदी जीवन परिचय ब्रदर सर, इतना लिखकर सर्च कर लेंगे, वीडियो हमारी आपको मिल जाएगी। वहां से आप इसका लेखक का जीवन परिचय पढ़ सकते हैं। कंप्लीटली बात आप समझ गए होंगे। तो अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। चलिए जी, तो हम सबसे पहले रामधारी सिंह दिनकर जी का देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, इतना बहुत सारे स्टूडेंटों का अक्सर ये डाउट मुझे देखने को मिलता है कि सर कितना हम जीवन परिचय या साहित्यिक जीवन परिचय लिखें। तो अक्सर स्टूडेंट ये भूल जाते हैं कि आपका जो जीवन परिचय होता है वो 80 शब्दों में आपको लिखना होता है। मतलब यदि 80 शब्दों में लिख देते हैं तो आपको 100% आपके फुल नंबर मिल जाएंगे। बट क्या होता है ना कि कोई स्टूडेंट होते हैं 150, मतलब 200, 300, 400 प्लस, ऐसे मतलब 2-3 पेज 4 पेज जीवन परिचय लिखते हैं। ये सही नहीं है, गलत है भैया, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है ना। इससे समय आपका ही बर्बाद जाएगा। तो 80 शब्दों में कहता है बोर्ड एग्जाम में कि कम से कम 80 शब्दों में लिख देना है। अधिक से अधिक कितना हो जाए, 100 से 150 शब्द तक हो सकता है। आज के इस वीडियो में जितना हम करा रहे हैं उतना कीजिए। देखिए, सबसे पहले आपको जीवन परिचय हेडिंग डालना है। पहले आपको जीवन परिचय लिखना है, उसके बाद साहित्यिक परिचय आपको डालना है हेडिंग, उसके बाद लिखना है, ठीक है ना। चलिए देखिए, हमने सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल यहाँ पे किया हुआ है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक ग्राम में सन 1908 ईस्वी को हुआ था। सिंपल सी बात है। सबसे पहली बात यहाँ तक आपको समझ में आ गया। रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म है वो बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक ग्राम में सन 1908 ईस्वी में हुआ था। चलिए जी, दूसरा आता है, इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से PA
ठीक है ना, पटना विश्वविद्यालय से PA उत्तीर्ण करके कुछ दिनों तक मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग में अध्यक्ष रहे। मतलब इन्होंने क्या कहा, मुजफ्फरपुर का एक कॉलेज है उसमें ये अध्यक्ष भी रहे हुए हैं। अगला कह रहा है कि ज्ञान पीड़ित पुरस्कार और तथा पद्म भूषण पुरस्कार से अलंकृत होने के बाद, अलंकृत मतलब इनको मिलने के बाद, ठीक है ना, अलंकृत होने के बाद इन्होंने राष्ट्र कवि का दर्जा प्राप्त हुआ। मतलब क्या है कि सिंपल सी बात यहाँ पे कह रहा है कि ज्ञान पीड़ित पुरस्कार तथा पद्म भूषण पुरस्कार से अलंकृत होने के बाद, मतलब इनको ये सभी मिलने के बाद, उसके बाद कह रहे हैं कि इन्हों राष्ट्र कवि का दर्जा प्राप्त हुआ। सिंपल सी बात है, जिनको ज्ञान पीड़ित पुरस्कार और पद्म भूषण पुरस्कार मिल जाता है ना, उनको मान लिया जाता है कि वो एक राष्ट्र कवि का दर्जा उनको दे दिया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारी देश की मतलब इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं कि पुरस्कार हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए अगला कह रहा है कि हिंदी साहित्य का यह सूर्य 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को सदा के लिए अस्त हो गया, ठीक है ना, मतलब इनका निधन हो गया। सिंपल सी बात है। तो मैं आशा करता हूं कि इतनी बेसिक बातें हैं ये आपको समझ में आ गई होंगे, ठीक है जी। तो इतना आप लिख लेंगे, सिंपल लैंग्वेज है, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होंगे। चलिए जी, इतना जीवन परिचय में लिख देंगे। अच्छा, जीवन परिचय में लिखा क्या जाता है, सिंपल सा उनका नाम का है क्या, मतलब नाम तो सिंपल सा है, आप जानते ही हैं, जिनका लिखना होगा उनका नाम होगा, उनका जन्म कहाँ हुआ, कब उनका जन्म हुआ था, उनका माता पिता का नाम मिल जाए तो वो भी लिख दीजिएगा, उनकी पढ़ाई कहाँ पे हुई, ठीक है, उन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले, इतना बेसिक आप उनका जीवन के बारे में बता देंगे, वही जीवन परिचय हो गया, ठीक है ना। अब आते हैं हम साहित्यिक परिचय पर। देखिए, इसमें भी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज का हमने इस्तेमाल किया हुआ है, अदरवाइज आप विद्या में देख सकते हैं, बहुत सारे आपके जो गाइड है उसमें देखेंगे तो बहुत ही बड़ा बड़ा आपको जीवन परिचय देखने को मिल रहा है, कठिन शब्द भी है। तो सिंपल सा हम है ना भैया, तो हम आपको इसी वे में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक एक बात को समझिएगा। आप क्या लिखेंगे, अपने राष्ट्रीय भाव से लोगों की चेतनाओं को नई ऊर्जा देने वाले राष्ट्रीय कवि दिनकर छायावादियोत्तर काल के सर्वश्रेष्ठ हम कह सकते हैं कवि समझा जाता है। यहाँ पे बीच में आप लिख लेंगे कवि, ठीक है ना, कवि समझा जाता है, ठीक है। इतनी बेसिक बात है, इतना तक आप समझ जाइएगा। यहाँ पे कह रहा है कि अपने राष्ट्रीय भाव से लोगों की चेतना को नई ऊर्जा देने वाले राष्ट्रीय कवि दिनकर जो है वो छायावादियोत्तर काल के सर्वश्रेष्ठ कवि हम ऐसे कह सकते हैं, कवि माना जाता है, ऐसे हम लिख सकते हैं, या कवि समझा जाता है। समझे जाने से अच्छा है माना जाता है लिखेंगे तो बेटर होगा, टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक किया गया है यहाँ पे, ठीक है ना, कवि माना जाता है ऐसे लिख लेंगे। अगला कह रहे हैं कि इन्होंने सौंदर्य, प्रेम और राष्ट्र प्रेम, लोक कल्याण आदि अनेक विषयों पर काव्य की रचनाएं की हैं, ठीक है ना। उसके बाद लिखा गया है कि दिनकर जी को क्रांतिकारी कवि के रूप में भी प्रतिष्ठा मिली, और क्योंकि कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध रचना को क्या किया है, इन्होंने सजाया था। मतलब इन्होंने कुरुक्षेत्र जो रचना है इसको भी इन्होंने इन्होंने रचना की है, ठीक है ना, किसकी, कुरुक्षेत्र की भी। तो ये सभी काव्य हैं जिनको बारे में हमने यहाँ पे बताया, जैसे सौंदर्य है, प्रेम है, राष्ट्रीय प्रेम है, ठीक है ना, लोक कल्याण है, कुरुक्षेत्र है। तो इन सभी पर इन्होंने विशेषकर बातें बताई हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है, समझ में आपको आ गया होगा। जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, थोड़ा सा अगर कठिन शब्द लगे तो मैं यही कहूँगा कि इतना तो कठिन शब्द आपको मिलेंगे ही, तो स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लीजिए, आगे हम बढ़ेंगे जी। ले लिए होंगे। चलिए, अब इसी में हमें क्या लिखना है ये आप समझिएगा। इसके बाद आपको रचना या कृतियाँ यदि नहीं लिखते हैं तो फुल नंबर नहीं मिलेंगे, तो ये सब लिखना होगा। रचना या कृति हम लिखेंगे, रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपने समर्थक लेखनीय से गद्य और पद्य दोनों ही क्षेत्रों में सेवाएं की। इनकी रचनाएं इस प्रकार हैं।
मतलब सिंपल सी बात है, जो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं उन्होंने, याद रखेंगे, जो गद्य है तो उन्होंने गद्य और पद्य दोनों में ही, ठीक है ना, गद्य और पद्य दोनों ही क्षेत्र में सेवाएं दी हैं, मतलब दोनों ही क्षेत्रों में इन्होंने रचनाएं की हैं। इनकी रचनाएं इस प्रकार हैं, कैसी है जी? तो सबसे पहले काव्य हम रचना कृतियां देख लेते हैं, जिसमें है रेणुका है, हुंकार है, कुरुक्षेत्र है, रश्मिरथी है, नील कुसुम है, उर्वशी है, परशुराम की प्रतीक्षा है आदि। ये सभी क्या है? इनकी कृतियां हैं। अगला कह रहा है कि गद्य कृतियां। अब गद्य में क्या है जी? तो याद रखें, मिट्टी की ओर है, अर्धनारीश्वर है, संस्कृत के 4 अध्याय है, काव्य की भूमिका है, शुद्ध कविताओं की खोज है, दिनकर की डायरी है आदि। ये सभी क्या है? गद्य की कृतियां हैं। तो इतना आप लिखेंगे तब आपको 5 नंबर आपके मिल जाएंगे। और दिनकर, जो रामधारी सिंह दिनकर है, ये एक इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं कवि का जीवन परिचय है, जो कि हमने एक्सप्लेन कर दिया है। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो दिनकर जी का जो जीवन परिचय है आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट, ठीक है ना, नेक्स्ट जीवन परिचय। तो अभी तक हमने एक तो देख लिया ना, चौथा। अब आते हैं तीसरे पर, अपोजिट चल रहे हैं। अब हम देख लेते हैं जयशंकर प्रसाद जी का। अब देखिए, जयशंकर प्रसाद जी का भी सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, समझिएगा। देखिए, ऐसा ही आपको भी लिखना है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कि प्रसाद जी, आप ऐसे भी लिख सकते हैं जयशंकर प्रसाद, मतलब ऐसे हमने लिखा है शॉर्ट फॉर्म में। तो हमने क्या लिखा है? प्रसाद जी का जन्म काशी, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, काशी कर लीजिएगा। प्रसाद जी का जन्म काशी के प्रसिद्ध सुगंधित साहू नामक वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। देखिए, टाइपिंग में कुछ मात्रा में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए तो थोड़ा सा आप सुधार कर लेंगे, क्योंकि इसमें टाइपिंग में थोड़ी सी हिंदी लिखने में मिस्टेक हो जाती है। बात को आप समझ रहे होंगे, तो वही बात है। तो सिंपल सी बात है कि प्रसाद जी का जन्म जो है वो काशी के प्रसिद्ध सुगंधित साहू नामक वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था और इनकी प्रारंभिक शिक्षा तो ठीक प्रकार से हुई, परंतु अल्पांशु में ही माता पिता के देहांत हो जाने के कारण उसमें हम कह सकते हैं बड़ पद गई। मतलब इनके उसमें देहांत होने के बाद उसमें क्या होते हैं? बाधा पड़ गई, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिख देंगे बाधा पड़ गई। थोड़ा सा टाइपिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर दिया गया है। चलिए, मैं तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे भैया? बाधा। ठीक है ना, बाधा पड़ गई आप लिख लीजिएगा। थोड़ा सा अब इसमें कैसे लिखें, तो जिस मतलब इनकी माता पिता के कह रहे हैं ना कि अल्पांशु में, मतलब अल्प आयु में ही माता पिता के देहांत हो जाने के कारण उसमें बाधा पड़ गई। बाधा पड़ने का मतलब है कि इनकी पढ़ाई तो ठीक से चल रही थी, बट अल्पांशु में बहुत ही कम आयु में ही इनकी माता पिता की देहांत हो गया, जिसके कारण उनकी पढ़ाई में बाधा पड़ गई। और क्या कह रहा है? और जो व्यवसाय तथा परिवार की समस्त उत्तरदायित्व प्रसाद जी पर आ गई, मतलब जो घर की पूरी जिम्मेदारी है वो इनके ऊपर आ गई थी। अगला कह रहा है कि परिवार का जिम्मेदारी होते हुए भी श्रेष्ठ साहित्य लिखकर प्रसाद जी, मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं, ध्यान से समझेंगे, परिवार की जिम्मेदारी होते हुए भी श्रेष्ठ साहित्य लिखकर प्रसाद जी, यहाँ पे प्रसाद जी होगा, ठीक है ना। प्रसाद जी ने अनेक अमूल्य रत्न हिंदी साहित्य को प्रदान किए, ठीक है। और तथा 48 वर्ष के अल्पांशु में ही 1937 ईस्वी में इनका निधन हो गया।
तो सिंपल से यहाँ से बात यहाँ पे कही गई है, मैं आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। यहाँ पे बताया गया कि काशी के सुगंध साहू नामक वैश्य परिवार में इनका जन्म हुआ था 1889 ईस्वी में। फिर से बताया गया कि इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था और प्रारंभिक में इनकी शिक्षा ठीक प्रकार से हुई, परंतु अल्पांशु में बहुत ही कम आयु में ही माता पिता के देहांत होने के कारण उसमें बाधा पड़ गई। और कह रहा है कि व्यवसाय और परिवार की समस्त उत्तरदायी प्रसाद जी पर आ गई, मतलब घर की जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गई, ठीक है ना। और परिवार की जिम्मेदारी होते हुए भी श्रेष्ठ साहित्य लिखकर प्रसाद जी ने अनेक अमूल्य रत्न हिंदी साहित्य को प्रदान किए। मतलब घर की जिम्मेदारी थी, फिर भी इन्होंने क्या किया है, अनेक साहित्य लिखकर और हिंदी जो हिंदी साहित्य है उसको प्रदान किए हैं, तथा 48 वर्ष के अल्पांशु में ही 1937 ईस्वी में इनका निधन हो गया। आशा करता हूँ जीवन परिचय समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम लिखेंगे साहित्यिक परिचय। देखिए सिंपल हम बता रहे हैं आपको, इससे मुझे नहीं लगता है कि आपको बुक से मिलने वाला है, तो इसीलिए एक एक करके नोट डाउन कीजिएगा। अगला आप साहित्यिक परिचय में क्या लिखेंगे कि प्रसाद जी के काव्य में सौंदर्य एवं प्रेम के साथ मानवतावादी दृष्टिकोण है। सिंपल सी बात यहाँ पे लिखा गया है कि प्रसाद जी की जो काव्य में जो संदर्भ एवं प्रेम के साथ क्या है, मानवतावाद दृष्टिकोण है। और प्रसाद जी ने कुल 67 रचनाओं से हिंदी साहित्य के एक युग का निर्माण किए हैं, ठीक है ना। बताइए, मतलब 67 इन्होंने रचनाएं की है, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे कहा गया कि साहित्य जो हिंदी साहित्य का एक युग का निर्माण किए हैं, क्योंकि इतना बहुत ज़्यादा होता है ना। अगला फिर से कह रहा है कि प्रसाद जी की रचना जो चिंताधार है, ठीक है ना, चिंताधार है, कंबाइनी है और आंसू प्रसिद्ध काव्य हैं। मतलब इनकी प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी हैं, चिंताधार है, ठीक है, कंबाइनी है और आंसू क्या है, और क्या है, आंसू प्रसिद्ध। ये इनकी 3 क्या है, प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अब इतनी बात आप यहाँ तक तो लिख ही लेंगे, मैं आशा करता हूँ। तो पहले जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय लिखेंगे, फिर से आप लिखेंगे नीचे, क्या आप लिखेंगे जी, कृतियाँ या रचनाएं। अब इसमें क्या आप लिखेंगे कि प्रसाद जी एक श्रेष्ठ कवि, नाटककार, निबंधकार और आलोचक थे। और इनके मुख्य रचनाएं इस प्रकार हैं। अब कौन कौन सी हैं जी, तो सबसे पहले यहाँ पे आता है काव्य। अब काव्य में क्या है, चिंताधार है, लहर है, झरना है, प्रेम पथिक है, आंसू है, कंबाइनी है आदि, ये सभी काव्य हैं। अब काव्य कृतियाँ कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पे है चंद्रगुप्त है, ठीक है ना, आजाद शत्रु है, ये आजाद शत्रु लिखा गया है। फिर से यहाँ पे क्या है, राज्यश्री है, और यहाँ पे है विशाख है आदि। सब मैं पढ़ के तो बोल ही दिया हूँ, समझ रहे होंगे। अगला अंतिम आता है उपन्यास में क्या लिखेंगे, कंकाल लिखेंगे, तितली लिखेंगे और इरावती लिख देंगे। तो ये सब आप इतना लिख देते हैं ना भैया, ये आपका जानते हैं कितने वर्ड में है, आप देख सकते हैं, ये लगभग 120 वर्ड में आपका है। तो इतना लिख देंगे, 80 शब्दों में लिखना है, 120-40 और आप बढ़ा के लिख देंगे, बट इतना आप लिख देंगे, ठीक है ना। इतना लिखेंगे, फुल नंबर आपको मिल जाएंगे। स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लीजिए। चलिए ठीक है जी, ठीक है। चलिए अगला अब हमारा फिर से आते हैं दूसरे पे, जो है मैथिल शरण गुप्त जी का। देखिए इनका भी हम जान लेते हैं, सिंपल सा है। देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये भी हमारे लिए। अब देखिए मैथिल शरण गुप्त जी में क्या लिखेंगे, राष्ट्र कवि मैथिल शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चिरागांव नामक स्थान पर 1886 ईस्वी में हुआ था। देखिए एक बार हिंदी है ना, मैं पढ़ दे रहा हूं तो आपको समझ में आ जाने चाहिए। अगला कह रहा है कि इनके पिता सेठ रामचंद्र गुप्त को हिंदी साहित्य में विशेष प्रेम था, ठीक है ना। मतलब इनके पिता को क्या था, हिंदी साहित्य में विशेष प्रेम था। अगला कह रहा है महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी है। महात्मा जो गांधी हैं उन्होंने राष्ट्र कवि की उपाधि दी है, किनको, मैथिल शरण गुप्त जी को। अगला कह रहा है कि भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया है और 12 सितंबर 1984 ईस्वी को इनका निधन हो गया।
तो सिंपल सा हमने इतने में आपको जीवन परिचय लिख देना है, ठीक है ना। ज़्यादा देखिए, ज़्यादा आपको लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा भी लिखेंगे ना तो समय भी जाएगा और हमें समय को भी क्या करना है, बचाना है और सही जगह में इस्तेमाल हमें करना है बोर्ड एग्जाम में। आपको लग रहा है 3 घंटे बहुत होते हैं, ये 3 घंटे कैसे जाएंगे ना, समझ में नहीं आएगा। अभी आप कुछ ही क्वेश्चन रहेंगे कर रहे होंगे तब तक 1 घंटा चला गया, तो इस तरीके से होता है, तो प्रैक्टिस आपको करनी होगी, ठीक है ना। अगला आता है साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में क्या लिखेंगे, गुप्त जी ने खड़ी बोली के स्वरूप विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। मतलब क्या है कि गुप्त जी जो मतलब मैथिल शरण गुप्त जी हैं, उन्होंने खड़ी बोली के जो स्वरूप विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और गुप्त जी की प्रारंभिक रचनाएं भारत भारतीय आदि में इतिवृत्त कथनीय अधिकता दिखाई है। मतलब सिंपल सी बात है कि इनकी जो प्रारंभिक रचनाएं हैं जो भारत भारतीय और आदि हैं, इसमें क्या है, इतिवृत्त कथन की क्या किया है, अधिकता दिखाई है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। चलिए, तो इतना आप सिंपल सा साहित्यिक परिचय में लिख देंगे। अब देखिए, इसी साहित्यिक परिचय के अंतर ही आता है ये साहित्यिक स्थान, ठीक है ना, बट मैंने इसको हेडिंग से वाइज बता दिया है। आप चाहें तो इसके बाद यहाँ से भी लिख सकते हैं, बट साहित्यिक स्थान एक और हेडिंग डाल लेंगे। फिर से लिखेंगे कि मैथिल शरण गुप्त जी की राष्ट्रीयता की भावना से हिंदी साहित्य में इनका अपना विशेष स्थान है, ठीक है ना। मतलब सिंपल से समझ गए, राष्ट्र की जो भावना है उसके लिए इनको ने मतलब राष्ट्र की भावना से हिंदी साहित्य में इनका क्या है, एक विशेष स्थान है। अगला लिखा गया, हिंदी काव्य राष्ट्रीय भावों की पुनीत गंगा को बहाने का श्रेष्ठ गुप्त जी को ही है। सिंपल से है, हिंदी काव्य जो राष्ट्रीय भावों की पुनीत गंगा को बहाने का जो श्रेष्ठ है वो गुप्त जी की है, मैथिल शरण गुप्त जी की ही है। थोड़ा सा बना कर यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है ना, कि इनका साहित्य में क्या स्थान है, इसलिए ऐसे लिखा गया है। तो यहाँ से यहाँ तक आप लिख देंगे साहित्यिक परिचय में। उसके बाद फिर से आप हेडिंग डालेंगे, क्या लिखेंगे, कृतियाँ या रचनाएं। और उसमें आपको ये पूरी तरीके से लिखना है। क्या लिखना है कि गुप्त जी लगभग 40 मौलिक काव्य ग्रंथों में भारत भारतीय, किसान, शकुंतला है, फिर से पंचवर्तीय है, तिपधंगा है, ठीक है ना, तिपधंगा, ठीक है, ये याद रखेंगे। तिपधंगा भी एक इनकी है, संकेत है, यशोधरा है, ठीक है ना, काबा और करबला है, आदि रचनाओं का उल्लेखित है। तो ये देखिए, ये सभी इनकी क्या है, इनकी रचनाएं हैं। भारत भारतीय है, किसान है, शकुंतला है, तो ये सभी इनकी रचनाएं हैं। ये आप लिख लेंगे कृतियाँ या रचनाओं के अंतर्गत। इनकी लगभग 40 मौलिक काव्य ग्रंथ हैं, ठीक है ना। तो ये आप इतनी लाइनों को लिख लेंगे। सिंपल सा है, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो ऐसे ही आप लिखिएगा, थोड़ा सा मैंने छोटा बनाकर यहाँ पे लिखा गया है जिससे आपका समय भी बचे और आप आसानी से इसको याद भी कर पाएँ कम समय में। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। 80 शब्दों में लिखना होता है, ये 100 शब्द में भी लिखेंगे तो भी आपकी बेनिफिट है। और मतलब 70, ऐसा नहीं करना है 80 से कम लिखना है, 80 से ऊपर ही लिखना है, ठीक है ना, ये बात है। स्क्रीनशॉट लेंगे, चलिए ले लीजिए। चलिए थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ। अंतिम जो हमारा आता है, ये अंतिम जो हमारा है जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, इनको भी हम देख लेते हैं। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी में सबसे पहले आप जीवन परिचय डालेंगे, हेडिंग लिखेंगे भारतेंदु जी। मतलब भारतेंदु जी का जन्म काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में सन 1850 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता गोपाल चंद्र गिरिधर दास ब्रज भाषा के एक प्रसिद्ध कवि थे। अच्छा, मैं पढ़ रहा हूँ तो आपको समझ में तो आ ही रहा होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि 2 बार 3 बार मैं बोलूँगा तब आप समझेंगे कि मतलब इनके जो पिताजी हैं वो ब्रज भाषा के एक प्रसिद्ध कवि थे, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है, मैं पढ़ रहा हूँ, आप सुनते जाइएगा।
अगला कह रहा है 7 वर्षों की उम्र में ही इन्होंने एक दोहा लिखा। ठीक है ना, मतलब किन्होंने, भारतेंदु जी ने 7 वर्षों में एक दोहा लिखा और अपने पिता को दिखाया, तो पिताजी ने महाकाव्य कवि होने का आशीर्वाद दिया और 35 वर्ष के अल्पांशु में सन 1985 ईस्वी में इनका क्या हो गया, देहवास हो गया। ठीक है, मतलब देहांत हो गया, निधन हो गया। किनका, जीवन परिचय आप भारतेंदु हरिश्चंद्र जी में लिख देंगे। उसके बाद फिर से आप हेडिंग क्या डालेंगे, साहित्यिक परिचय। इसमें क्या लिखेंगे, समझिए, लिखेंगे भारतेंदु के बृहत साहित्य योगदान के कारण ही 57 है ना, 57, ठीक है ना, 1857 ईस्वी तक के काल को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। मतलब इतनी बात समझिएगा, भारतेंदु के बृहत साहित्य योगदान के कारण, मतलब इन्होंने साहित्य में इतना योगदान दिया कि 1857, ठीक है ना, 50 मतलब 57 है, ठीक है, तक के काल को भारतेंदु युग के नाम से ही जाने लाने लगा। मतलब ये जब तक जिए ना, उस काल को भारतेंदु युग के ही नाम से हम जानने लगे। ठीक है ना। अगला कह रहा है कि 15 वर्ष की अवस्था में ही भारतेंदु ने साहित्य सेवा प्रारंभ कर दी थी। ठीक है ना, कर दी थी। अगला यहाँ पे कह रहा है 18 वर्ष की अवस्था में उन्होंने कवि वचन सुधा नामक एक पत्रिका निकाली और यह आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक के रूप में प्रतिष्ठित हुए। तो ये था इनका साहित्यिक परिचय में आप इतना लिख देंगे। फिर से अंत में आप ये 4 लाइनें लिखेंगे, कृतियाँ या रचनाएं। क्या लिखा गया है, मौलिक नाटक हैं, ठीक है ना। फिर से सत्य हरिश्चंद्र हैं, अगला है सत्य हरिश्चंद्र और उसके बाद है श्री चंद्रावली। तो ये सभी इनकी क्या है, कृतियाँ या रचनाएं हैं। अनुदित नाटक रचना, अब इसमें क्या है, तो विद्या सुंदर है, धनंजय विजय है और भारत जननीय है, ये आप याद रखेंगे। फिर से निबंध संग्रह इनका कौन कौन सा है, नाटक है, काल चक्र है और कश्मीरी कुसुम है, ये आप याद रखेंगे। काव्य कृतियों में आप क्या लिखेंगे कि प्रेम मधुरी है और क्या है, प्रेम तरंग है और प्रेम प्रलाप है। ठीक है ना, तो ये 3 आप याद रखेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आपको आसानी से जो हमने आज के इस वीडियो में 4 साहित्यिक जीवन परिचय को एक्सप्लेन किया है, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। देखिए कुछ यहाँ पे कठिन शब्द भी आएंगे, बट उतना आना भी अनिवार्य है। यदि आप बहुत ही सिंपल लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करेंगे ना तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है ना, तो इसलिए थोड़ी सी जितना कम करने का प्रयास हमने किया हुआ है, फिर भी कुछ कठिन शब्द आएंगे और उनको आपको याद करना होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अदरवाइज मैं यही कहूंगा, यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि ऐसे ही मन लगाकर अपनी स्टडी करते रहिए, आप बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर से पास होंगे और हम आपके साथ हैं, बिल्कुल हम अंत तक आपके साथ रहेंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से हम कराएंगे। 1 शॉट वीडियो आपको जल्दी मिलेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री पर, आप परेशान नहीं होंगे। ठीक है ना, और अभी आपको पर डे मैं कोशिश करूंगा कि 2-2 वीडियो अगर पॉसिबल हो पाए तो वो भी मिले। ठीक है ना, तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।